नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शकों को अब इंडिया स्पीक्स डेली पर पॉडकास्ट भी मिलने जा रहा है। ये पॉडकास्ट जो अभी आपको आप देखेंगे, ये तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी रहे सुनील गुप्ता जी का पॉडकास्ट है। उनका साक्षात्कार किया है मैंने। अभी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट मतलब डेथ वारंट, जो फांसी की सज़ा दी जाती है उस सज़ा को ब्लैक वारंट कहा जाता है और फिर जज उस नींव को तोड़ देता है। सुनील गुप्ता जी 35 साल तिहाड़ जेल के जेलर रहे और आप मेरे पीछे फ़ोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। 2003 से मैं तिहाड़ जेल कवर करता था, जब मैं क्राइम रिपोर्टर था दैनिक जागरण का। 2003 में ये तिहाड़ जेल के जो पूर्व महानिदेशक थे अजय अग्रवाल जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। और अभी ये सुनील गुप्ता जी का आपको अभी ये पॉडकास्ट मिलेगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको तिहाड़ जेल की जो अंदरूनी कहानी है वो एक जेलर के नज़रिए से आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि चार्ल्स सोबराज कैसे कभी पूरे तिहाड़ जेल को रूल करता था। वो बॉस था, सुपर बॉस। आपको पता चलेगा कि निर्भया हत्याकांड में जो एक राम सिंह नाम का एक एक्यूज्ड था, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। आपको पता चलेगा कि रंगा बिल्ला में को जब फांसी दी जा रही थी और एक फांसी के बाद भी नहीं मर रहा था, तो कैसे जो जेल के कर्मचारियों ने लटक कर उसको फांसी दी, उसकी लाश को खींचा गया। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं और इसमें जेलरों का जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका लव लाइफ कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट आप लोग एंजॉय कीजिए और बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पहला पॉडकास्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कैसा लगा। फिर आपको नए सेटअप भी हम इंडिया स्पीक्स डेली के दफ्तर में हमने बनाए हैं, आपको लगातार अब पॉडकास्ट मिलेगा। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, जिसके कारण हमारी टीम को हौसला मिलेगा। तो अब आप ये पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। नमस्कार। अभी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट तिहाड़ जेल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है और है भी, तिहाड़ जेल की जो इनसाइड स्टोरी है वो उसमें दिखाया गया है। और ब्लैक वारंट के जो नायक हैं, जिनकी जीवनी पर ये वेब सीरीज बनी है, तिहाड़ जेल में उन्होंने 35 साल का अपना लंबा कैरियर बिताया है, वो हैं सुनील गुप्ता जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सुनील गुप्ता जी के साथ 2003 से मैं सर रिपोर्टिंग जब दैनिक जागरण से कर रहा हूं। हमारी जान पहचान है, भाईचारा है। तो इतने समय से, और यही थे जो हम लोगों को तिहाड़ में एंट्री का रास्ता थे कि तिहाड़ जब हम कवर करते थे। तो सर, रिटायरमेंट के बाद मैं आपके बारे में भी पर्सनल थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, लोग जानना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद आपके मन में ये कैसे आया, क्योंकि आपने तो एक लंबा अनुभव जिया है। तिहाड़ जेल के अनुभव को पुस्तक में ढालने का ये विचार कैसे आया सर आपके पास? क्या था कि जैसे रिटायर हुआ, तो जब मैं रिटायर हुआ तो उस टाइम पे काफी रिक्वेस्ट वगैरह आती रहती थी लोगों की जेल विजिट करने के लिए। जेल विजिट करके जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ और हैं जो कि जेल देखना चाहते हैं, जो जेल अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, जेल के ऊपर उनके पास प्रोजेक्ट है। तो ऐसे क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था तब तक तो मैं काफी लिबरल होता था इनको वो परमिशन देने में। पर फिर 2014 के आसपास जो है गवर्नमेंट का एक वो आया, सर्कुलर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को जेल में एंट्री नहीं देनी। तो फिर उसी को करके मेरे को आया कि कोई किताब ऐसी लिखनी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि प्रिजनर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, जेल कैसे काम करती होती है, पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं, जेल कर्मी को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी बातें जो मैंने इसमें लिखी हैं। तो जो मेरा सोचना था वो ठीक साबित हुआ और ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई है और साथ में नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर सीरीज बनाई है।
तो ये सबके लिए फायदा है इस पर। सबके लिए। मुझे याद है सर 2003 में जब डीजी अजय अग्रवाल जी होते थे और मैं पहली बार जब मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का बीट मिला दैनिक जागरण में, तिहाड़ जेल मिला, तो जब मैं उनके पास इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने कहा कि आपको सुनील गुप्ता से मिलना चाहिए और वो सारा जेल आपको दिखाएंगे। तो आपने मुझे पूरे जेल की परमिशंस दी और सारा जेल हमने कवर किया था। और उसमें पहली बार आप ही से मुझे पता चला कि अगर जेल का खाना कोई खा लेता है तो फिर उसको आगे जेल में आने की संभावना नहीं रहती। नेटफ्लिक्स में आपकी जो एक आंटी जी हैं वो ये बात कहती हैं कि ज्योतिष ने मुझे कहा है कि जेल का खाना जो है आपको जेल जाना पड़ सकता है, तो बेटा तुम जेल का खाना मुझे ला दो। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं सर काफी रिक्वेस्ट आई होगी कि जेल का खाना है जो है हमें खाना चाहिए या आप प्रोवाइड कराइए, ऐसी रिक्वेस्ट आती थी सर आपके सामने? हाँ, रिक्वेस्ट आती थी। बेसिकली क्या है, अंधविश्वास है हमारे यहाँ हिंदू समाज में। तो हिंदू समाज में क्या, मैं तो सभी के उसमें कहूंगा कि बहुत सारे अंधविश्वास जो है गड़े हुए हैं। एक लाल किताब है जो जादू टोने की किताब होती है, तो उसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि जेल का खाना, जेल की मिट्टी, जेल का पानी और फांसी के तख्ते की लकड़ी, इन सब की जो है उन्होंने बताया हुआ है। तो इसके लिए काफी रिक्वेस्ट भी आती रहती थी कि ये चीज उपलब्ध करवाने के लिए। तो इनफैक्ट क्या था कि जो फांसी के तख्ते की जो लकड़ी होती है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है या रात को उसको बुरे सपने आते हैं, तो उसके लिए अगर फांसी की तख्ती की जो उसकी जो छील है लकड़ी की जो है उसके तकिए के नीचे रख दो या ताबीज बना के उसको पहना दो, तो उसको बुरे सपने या जो डरता है वो चीज नहीं होगी। खाने की और ये तो बहुत रिक्वेस्ट आती थी, इवन ऊंची ऊंची जगह से जो है रिक्वेस्ट आती थी। तो हमने इस समस्या के समाधान के लिए 2014 में हमने एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया था बाहर, हाँ, जेल रोड के ऊपर ही, ताकि जिसको भी जेल की खाना वगैरह मंगवाना है तो वो जेल अपने कोई उनको ये इधर उधर से अप्रोच ना ढूंढे, वो सीधा खाना खाएं और कैदी ही वो खाना सर्व करते थे। तो अच्छा चल रहा था। फिर जो आगे प्रशासन है उन्होंने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया ये मुझे नहीं पता, पर लोगों में धारणा है, तो उस धारणा का जो जिस तरीके से भी जो है ज्योतिषी है उसको जिस तरीके से भी आगे वो चला रहे हैं, ये धारणा है। एक सर इस पुस्तक से मैं आपके साथ, मुझे इतना लंबा मैं सर आपके साथ मित्रता रही, लेकिन हमें आज तक नहीं पता था कि जेल में आपकी नौकरी चार्ल्स सोबराज ने लगवाई। ये मतलब मैं वो देख के फिर मैंने किताब पढ़ा कि ऐसा क्या मतलब। तो आप नौकरी रेलवे की छोड़कर और आप ज्वाइन होने आए थे और वहाँ चार्ल्स सोबराज आपको मिला। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि हमारे दर्शकों के लिए भी वो कहानी आप कहें, क्योंकि चार्ल्स सोबराज से तो हर कोई परिचित है, कि उसने आपके साथ एक सेकेंड में क्या आत्मीयता बनी कि उसने आपके नौकरी का रिकमेंडेशन एक तरह से लेटर लाके आपके हाथ में दिया। नहीं, अच्छी बात कही आपने। चार्ल्स सोबराज मैं सोचता तो पत्नी जानते हैं कि नहीं जानते, चलो अब नई पीढ़ी को जो है चार्ल्स सोबराज के बारे में पता लग रहा है। नौकरी उसने मुझे नहीं दिलवाई थी, नौकरी तो मुझे सरकार ने सिलेक्ट किया था, और सरकार के सिलेक्शन के बाद मैं ज्वाइनिंग करने के लिए आया था तिहाड़ जेल पे। ज्वाइनिंग जो है तिहाड़ जेल पे होती थी, उस टाइम पे एक ही जेल होती थी, तो ज्वाइनिंग करने आया था मैं। तो ज्वाइनिंग करने आया तो जो सुपरिटेंडेंट जेल थे मिस्टर विज, BL विज, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नहीं है ऐसी। जब उन्होंने कहा ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, मैं रेलवे की नौकरी बड़ी मुश्किल से मेरी छूटी वो, क्योंकि काफी सारे क्योंकि वहाँ रेलवे की नौकरी अगर आप प्रोबेशन पीरियड में छोड़ रहे हो, जो कि मैंने छोड़ी, तो उसमें काफी आपको हेफ्टी जो है आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग ली थी मैंने और भी कई चीजें थी, सारे पैसे वगैरह दे के, तो 7 मई को उन्होंने मुझे अपने रेलवे से सेवानिवृत्त किया। 8 मई को मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं मुझे एकदम शौक लगा कि ये मैं रेलवे की नौकरी इतनी मुश्किल से छोड़ के आया हूँ और यहाँ ये कह रहे नौकरी नहीं है।
तो मैं बाहर आके बैठ गया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो ये पंजाब हरियाणा से ऑफिसर जो जेल चलाते थे उस टाइम पे, हमारा पहला बैच था। हमारे से पहले पंजाब हरियाणा के ऑफिसर होते थे जो कि जेल को चलाते थे। तो उनको ये लगता था कि पंजाब हरियाणा वाले ही चला सकते हैं, जेल वाले दिल्ली वाले नहीं चला सकते। तो हम दिल्ली से पढ़े हुए थे, तो हम आए, तो वो डिस्करेज कर रहे थे। जो सुप्रीम जेल थे वो पंजाब प्रिजन सर्विस से थे, वो डिस्करेज कर रहे थे कि हम ज्वाइन ना करें। और आप दुबले पतले भी थे, मैं दुबला पतला भी हाँ। था, तो हाँ, तो उन्होंने मना किया। तो फिर मैंने उनको जाके मुझे बड़ी खुशी होती है अपनी सोच के ऊपर कि मैंने तब जाके उनके पास गया मैं, और मैंने उनको कहा कि सर आपको आरपी सिंघल जी का फोन आया होगा। वो कहते कौन आरपी सिंघल? मैं किसी आरपी सिंघल वगैरह मैं तो जानता नहीं था। हाँ। बस हम जब 11वीं क्लास में जो पढ़ते थे, तो जो भी एनसीईआरटी की किताबें होती थी, तो उसमें सीबीएसई के उस टाइम पे, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके सेक्रेटरी होते थे आरपी सिंघल, आईएएस से। तो उनका नाम हर एक किताब के ऊपर लिखा होता। तो मैंने कहा चलो हमारा वो गोत्र भी सिंघल है, तो मैं जाके इनको सिंघल का थोड़ा सा वो रेफरेंस दे। तो मैंने दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पहले एकदम ही वो थे कि नहीं ज्वाइन नहीं करवाना, मुझे पता था ज्वाइन तो इनको करवाना पड़ेगा। जब सरकार ने सिलेक्ट किया है तो सुप्रीम जेल की तो कोई पावर ही नहीं है कि मना कर जाए। तो फिर जब वो किया, थोड़ा सा वो मेल्ट डाउन हुए जब मैंने सिंघल जी का नाम लिया। कभी मैंने सिंघल जी को देखा नहीं, खाली मैंने उनका जो नाम पढ़ा था। ये टेंट्रम भी मतलब कामयाब हो जाते हैं। फिर मैं बाहर बैठा हुआ था, तो इतनी देर में एक सूटेड बूटेड बंदा जो है आया वहां पे, और आके मैं उसको देख के खड़ा हो गया। मेरा तो ये इम्प्रेशन, क्योंकि जेल का इम्प्रेशन मेरा था जैसा बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि लंबे लंबे मूंछों वाले कैदी होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं या एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो मुझे ये कभी भी वो नहीं था कि कोई प्रिजनर भी जो है सूट बूट पहन के जो है आ सकता है वहां पे। तो आए, तो मैंने सोचा शायद जेल का ऑफिसर होगा। मैं खड़ा हो गया उनको देख के। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप नए आए हो यहाँ पे। मैंने इंग्लिश में कि आर यू न्यू हियर? मैं कहा या आई एम न्यू हियर, आई हैव कम हियर टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। देन उसने मुझे कहा कि ओके सो इज ही क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स? तो मैं कहा या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। देन ही टोल्ड मी वेट, गिव मी योर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उन्होंने थोड़ी देर में, क्योंकि वो खुद टाइप करते थे चार्ल्स सोबराज जो है, तो टाइप करके उन्होंने साइन करवा के ला के मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये चार्ल्स सोबराज है। हाँ, अगले दिन मुझे पता लगा ये चार्ल्स सोबराज है। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की ज्वाइनिंग करने। और फिर मुझे पता चला कि उनके बड़े क्लोज कांटेक्ट थे सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ। और कोई भी काम अगर कोई और ना करवा सकता हो तो चार्ल्स सोबराज वो करवाता था। और इनफैक्ट उन दिनों में अखबारों में बहुत छपता था कि चार्ल्स सोबराज रूल्स तिहाड़ जेल, या चार्ल्स सोबराज की सब चीज वहां पे मानी जाती है, बात मानी जाती है। खैर, तो उसने मेरी हेल्प की। इसमें सर जो मैंने नेटफ्लिक्स में देखा उसमें था कि चार्ल्स सोबराज को सुपर आईजी कहा जाता था कि वो तिहाड़ जेल को वो रन कर रहा है, उसमें जो दिखाया गया। और उसमें शायद आपने जो कहा तो इंडियन एक्सप्रेस में शायद उस समय खबर भी छपी थी इस तरह की कि वो रन कर रहा है पूरे तिहाड़ जेल को। तो और उसमें एक चीज और आई है सर कि वो सबकी बातों को रिकॉर्ड करता था, अधिकारियों की बातों को रिकॉर्ड करता था और उसके आधार पर वो ब्लैकमेल करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो सिर्फ ब्लैकमेल के आधार पर ही ये पूरा अपना तंत्र चला रहा था, या फिर बाहर से भी नेता आदि से भी उसके सपोर्ट थे, कुछ ऐसा? नहीं, नेता वगैरह से उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी। मेन उसका ये होता था, ब्राइब करता था, ब्राइब करके उसको रिकॉर्ड कर लेता था। उन दिनों में कैमरे वगैरह इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे कि जो रिकॉर्ड करें। आजकल तो कैमरे ही होते हैं ना, छोटा सा कैमरा लगा लो, रिकॉर्ड कर लो। तो उस टाइम पे ऐसे कैमरे नहीं होते थे। उस टाइम पे डिक्टाफोन होते थे, बहुत छोटे छोटे, बहुत इतने छोटे छोटे होते थे। तो उसमें उसने रिकॉर्ड किया हुआ था कि जिसमें कि सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुछ उससे मांग रहे थे
जो उसने रिकॉर्ड कर लिया था, उसने दिया था फिर उनको, तो उसी चीज का वो ब्लैकमेल करता था, उसी चीज का उसने फायदा उठाया। नेटफ्लिक्स में जो मेन नायक है, कैरेक्टर भी आप ही हैं सर, सुनील कुमार गुप्ता, नायक भी वही हैं। जी जी। तो जब भी उनको प्रॉब्लम में फंसा हुआ दिखाया गया इसमें, और शायद उन्होंने जो कलाकार ने जिसने ये भूमिका अदा की है वो शायद शशि कपूर के, जहान कपूर, हाँ जहान कपूर, शशि कपूर के पोते हैं। हाँ। काफी अच्छा एक्टिंग किया है, और मैं तो आपको इतने समय से जानता हूँ, तो उसको उसने जिया है। मुझे लगता है आपके साथ उसने बातचीत भी किया है बहुत अच्छे से। तो जब भी वो प्रॉब्लम में है तो वो चार्ल्स सोबराज के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, ऐसा था क्या सर? नहीं, ऐसा होता है, देखो कि जेल में ना जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, जो जेल में बहुत समय से रह गए, उनको जेल रूल्स की पूरी नॉलेज होती है। अब हम तो नए नए गए थे, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी, बिना ट्रेनिंग के वहां जाके खड़े हो गए, और जैसी ट्रेनिंग दी मतलब ये हुआ, लीगल का काम भी शुरू से मिल गया। जब तक आपको पता नहीं होगा कि जेल मैनुअल क्या कहता है, तब तक आप कैसे लीगल एडवाइस दोगे, कैसे कोर्ट में लड़ोगे, आपको हैरानी होगी। उस टाइम पे 1981 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जेल में एक ही जेल मैनुअल होता था, और वो सुप्रीम जेल के कमरे में होता था। किसी के पास जेल मैनुअल का पता ही नहीं था कि जेल मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो उस समय पे हमें इस जेल मैनुअल की कोई नॉलेज थी नहीं, तो सुप्रिंटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल कहते थे ये मैनुअल में ये लिखा हुआ है। तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है पता लगे, तो हमें हाथ में नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चार्ल्स सोबराज है, ये एक सुनील बत्रा करके कैदी होता था। ये लोग जो है कोर्टों में बड़े केस डाला करते थे। अगर आज की डेट में अगर आप ये कहें ना कि जो जेल में रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्म्स लाने वाले कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, पर जो एक ज्योति जलाई थी जो रिफॉर्म्स की, वो चार्ल्स सोबराज और सुनील बत्रा ने जलाई थी। अरे वाह। हाँ, इनकी जजमेंट में इन्होंने जब भी किसी की पिटाई होती थी या किसी के साथ ज्यादती होती थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लगाते थे। उस टाइम पे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा हुआ था किसी के साथ भी अगर कुछ होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। एक सिंपली कागज पे उसने लिख के कुछ अर्जी देगा तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ऐसा टाइम था। तो इन्हीं के जजमेंट के ऊपर आप देखेंगे 1980, 1979, 1981, 82 ज्यादातर जो रिफॉर्म्स की बात जो कही है, मेडिटेशन की बात कही है, योगा की बात कही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही है, ज्यादातर इनकी पेटिशंस के ऊपर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है, जो कि अभी तक वैलिड है। आप लगाए 1980 से, हाँ, अब तक जो है वो वैलिड है। तो फिर क्या होता था कि उन्हीं जजमेंट में, एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल मैनुअल जो है, जब उनको पता लगा खाली एक जेल मैनुअल है, वो भी सुप्रीम जेल के पास रहता है, उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल जो है सब ऑफिसर्स को देना चाहिए और लाइब्रेरी में रखना चाहिए ताकि प्रिजनर्स भी उसको पढ़ लें। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने करीब 100 कॉपी फोटो कॉपी करवाई थी जेल मैनुअल की सस्ते टाइम पे, और 100 कॉपी करवाई थी, और वो करके जेल के अफसरों को दिया वो मैनुअल। तो जब जेल मैनुअल का ही आपको पता नहीं होगा, तो हमारे को ट्रेनिंग प्रिजनर्स ने दी, जैसे मैंने उसमें दिखाया कि प्रिजनर्स ने मेरे को ट्रेनिंग दी, उन्होंने बताया कि कानून क्या कहता है। जेल मैनुअल तो हमारे पढ़ने के लिए था नहीं, तो उन्होंने जो वारंट्स वगैरह के बारे में हमें बताया, तो उसी ट्रेनिंग से जो है आगे हमने आगे तरक्की की। इसलिए हमें जो है कई बार प्रिजनर्स के पास जाना पड़ता था, क्योंकि ये लोग कोर्ट कचहरी में केस करते रहते थे, इनको पता होता था जेल रूल्स क्या कहते हैं। तो इसी वजह से कई बार हमें इनसे कंसल्ट करना पड़ता था, और इवन अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि प्रिजनर्स पार्टिसिपेशन है, जैसे लीगल एड की एक्टिविटी होती है, इसमें प्रिजनर्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने भी जब लीगल एड सेल बनाई थी, उसमें चार्ल्स सोबराज का बहुत बड़ा सहयोग था। इसने किताबें वगैरह बताई, कौन कौन सी किताबें हैं जो प्रिजनर्स राइट के ऊपर है, कौन कौन सी जजमेंट है, सारी चीजें वो मैंने मंगवाई। फिर ये आके पेटिशन भी ड्राफ्ट करता था, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी करता था, कोई पेटिशन है तो उसके रिप्लाई वगैरह बनाने में। तो इस तरीके से हमारा मिला जुला
तब भी होता था काम करने का तरीका, और आज भी वही है, वो चीज आगे अभी तक चल रही है, टाइम टेस्टेड है, इसको किसी ने मिसयूज नहीं किया। मुझे याद है सर, जब मैंने जागरण में रिपोर्टिंग शुरू की जेल की, तो मुझे आपने एक जेल मिलवन दिया था, मोटी सी थी, और आपने कहा था कि संदीप इसको पढ़ जाना, हाँ। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें इसी से मिल जाएगी, हाँ। और फांसी वांसी पे जब भी होगा तो तुम्हारी खबर यहीं से बन जाएगी। मुझे याद है आपने ये बात कहा बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज और सर, जो चार्ल्स फोबराज था उस समय, उसका जो डैशिंग पर्सनालिटी था, एक वो दिखता है कि उस नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज आई है सरपेंट करके, उस चार्ल्स फोबराज की पूरी बायोग्राफी है, उसमें बड़ा क्रूर दिखाया गया है सरपेंट में। यहाँ जो है वो चार्ल्स फोबराज बहुत ही सॉफ्ट नेचर का दिखाया गया है। तो असल चार्ल्स फोबराज क्या था सर, आपने इतने लंबे देखा है? नहीं, देखें, जेल के अंदर जब तक रहा है वो, तो जेल के अंदर उसने सभी रूप अपने दिखाए हैं। अच्छा। क्रूर का रूप भी दिखाया है, वो जो भागा, वो उसका क्रूरता का 1986 में जो भागा वो, हाँ। तो वो उसका क्रूरता का रूप था, तो उन्हें इतने आदमियों को सस्पेंड करवा दिया। देखिए क्या होता है कि हमारा आपस में विश्वास होता है, जो हमारी जो प्रिजनर्स के साथ रिलेशनशिप होती है वो होती है, हम होस्ट हैं और वो गेस्ट है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसकी सेवा पानी करते हैं, रहने का अरेंजमेंट करते हैं, तो ऐसे ही हमारी उनके साथ रिलेशनशिप होते हैं। ये हमें प्रिजनर वैसे ही माई बाप कहते हैं। तो जनरली देखा है कि कोई ऐसे विश्वास तोड़ता नहीं कि अगर आप उसको, जैसे चार्ल्स फोबराज भागा, इसने कहा कि मेरा बर्थडे है, बर्थडे में इसने बाहर से चीजें मंगवाई, नशा खिलाया स्टाफ को और भाग गया, तो ऐसा विश्वास कोई तोड़ता नहीं है। तो वो इसका क्रूरता वाला रूप था और सॉफ्ट रूप उसका था कि लोगों की पेटिशनें बनाता रहता था, और पेटिशनें बना के लीगल एड की, जब हमने 1983 में लीगल एड सेल की वो स्थापना की, उसमें इसने काफी अच्छा अपना रोल प्ले किया। तो इसके दोनों चीजें इसमें थी। सर, जब वो 86 में भागा और आपसे थोड़ी घनिष्ठता उसकी हो भी गई थी, तो आप पे भी कोई बात आई? कितने लोग उसमें ट्रांसफर मतलब सस्पेंड हुए थे? आपसे पूछताछ भी हुई थी? क्योंकि इस सीरीज में तो चार्ल्स भागता है, वहां ये सीरीज 7 एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे पता नहीं, उन्होंने तो कहा है विक्रम मोटवानी ने कि अभी और ये सीरीज आएगी। तो क्या आपके साथ भी कुछ पूछताछ इस तरह से हुई? नहीं, मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई थी। देखो, घनिष्ठता जेल मैनुअल भी कहता है, कहते हैं कि प्रिजनर से आप घनिष्ठता रखो उनको, क्योंकि माई बाप हो उनके। अगर उसको कोई भी दिक्कत है वो आपके पास आएगा, क्योंकि किसी प्रिजनर के घर में कोई खुशी हो, कोई गमी का वो माहौल हो, तो जेल प्रशासन एज ए माई बाप उनकी हेल्प करता है। पूरी बैरक वाले, जैसे किसी घर में कोई बीमार हो, पूरी बैरक उसके साथ देती है कि हाँ भाई तेरे घर में कुछ कहना है, हम खुद अपने आदमी सिपाही को भेजते हैं जाके उनके घर में कुछ कहना है तो उनको कह दें, अनलेस कोई बंदा नोटोरियस ना हो। तो एक परिवार वाला माहौल होता है। तो जेल मैनुअल भी कहता है कि आप घनिष्ठता रखो पर अनड्यू इंटीमेसी मत रखो। मतलब कहते हैं इंटीमेसी रखो पर अनड्यू इंटीमेसी ना रखो, मतलब जो कि घनिष्ठता से और आगे हो जाती है। अनड्यू इंटीमेसी अगर आप अपने मतलब से उससे घनिष्ठता रख रहे हो, वो खतरनाक। तो इंटीमेसी तो होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे से घनिष्ठता तो नहीं कह सकते उसको, पर क्योंकि उसको काम दिया हुआ था कि लीगल एड में जाके प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह बनाता था। मेरा काम यही था, प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह बनाना, हमारे खिलाफ जो पेटिशनें लगी हैं उनका जवाब वगैरह देना, तो उसमें वो हेल्प करता था। तो जिस दिन वो भागा, वो तो जो ड्यूटी पे थे ऑफिसर या जिनकी जेल से भागा था, उनसे पुलिस ने पूछताछ की थी, मेरे से कोई पूछताछ नहीं की। आपसे नहीं की थी? मतलब ही नहीं था ना कुछ। मैं दर्शकों को बताऊं कि सुनील गुप्ता जी लॉ ऑफिसर थे तिहाड़ जेल के, और जनसंपर्क अधिकारी भी थे। तो हम लोगों को भी डील करते थे और लॉ को भी डील करते थे, दोनों को डील करते थे वो। और आपकी जो एंट्री होती है तिहाड़ में, और मैं देखता हूं कि सर कि आप प्रिजन के लिए बड़े बेचैन रहे हैं, वो पर्सनल भी मैं आपको जानता हूँ। तो प्रिजन को जो लीगल एड देना है वो आपने शुरुआत की, क्योंकि जो गरीब प्रिजन है, पैसे वाला तो मैनेज कर लेता है, पर गरीब प्रिजन के पास अच्छा वकील करने के पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस लीगल एड में आपको जेल से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं उस सीरीज में देख रहा हूं
कि क्यों तुम कैदियों के लिए पड़े हो, अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे। और जो एक रैकेट चल रहा है अधिकारियों के बीच, उस रैकेट से आपको बाहर रखा जाता है कि ये कहीं भी कुछ बोल देगा। बिल्कुल। तो और ये इस रैकेट का हिस्सा नहीं है। तो आप जब आए हैं तिहाड़ जेल में, आपने ज्वाइनिंग की है, तो कैदियों की पीड़ा ये कहाँ से उभरी आपके अंदर? क्योंकि उस रैकेट में पार्ट होना, पैसे आ रहे हैं, सब चीज हो रहा है, उससे आप डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये पीड़ा क्या कोई फैमिली के बैकग्राउंड में था कि लोगों को देख रहे हैं इसलिए पीड़ा उभरी, कुछ ऐसा? वो पीड़ा कैसे आई? देखिए क्या है, पीड़ा जो है वो आपका जेल मैनुअल कहता है, आपके रूल कहते हैं कि आपकी उनके लिए पीड़ा होगी। मैंने जैसे बताया, किसी घर में कोई खुशी होती है या गमी होती है, सारे मिलके हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब लीगल एड शुरू की, आप देखें जेलों में अभी भी आज की डेट में कुछ सुधार नहीं हुआ है। अभी भी करीब करीब जो आप लगाए 80 से 85% तक पॉपुलेशन, 85 मैं कहूँगा, वो गरीबों की है। गरीबों की जिसमें कि जो साल की इनकम है 1 लाख से कम है। अब क्राइम तो सारे करते हैं, मिडिल क्लास भी करता है, रिच क्लास भी करता है और सुपर रिच भी करता है। पर वो बेचारे जो पकड़े जाते हैं, ये नीचे वाले पकड़े जाते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे वकील के लिए पैसे नहीं होते या सिस्टम से जूझने के लिए पैसे नहीं होते। उनके पास पैसे होते इसलिए वो जेल में नहीं आते। तो मेन पर्पज था ये जेल में लीगल एड शुरू करने का, यही था कि ताकि प्रिजनर्स को कम से कम ये तो पता लगे कि वो किस केस में है, इसमें कितनी मैक्सिमम कितनी कैद हो सकती है और इसके ट्रायल की क्या रूपरेखा होगी, कम से कम ये तो बताए। तो इसी पर्पज से हमने लीगल एड 1983 में शुरू की थी। उस समय तो कोई जानता ही नहीं था कि जेल में कैदियों के लिए लीगल एड, मतलब तब आम आदमी को लीगल एड बाहर नहीं मिलती थी, तो अब तो लीगल एड बहुत फैल गई है। तो जब मैंने कैदियों के लिए लीगल एड की बात की थी तो लोग हंसते थे, यार ये, वो कहते थे ये तो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि ला किया हुआ इन्होंने, तो लीगल एड वो कर रहे हैं। तो जब लीगल एड का शुरू किया तो स्टाफ भी हमारे काफी खिलाफ थे, क्योंकि जो आपने बात, बहुत अच्छी बात कही, आप बिल्कुल अंदर की बात जानते हैं तभी आप कर रहे हैं। क्योंकि जो रैकेट चल रहे थे, कभी भी कोई रैकेटियर ये नहीं चाहेगा कि लीगल एड जेल के अंदर आए। उनको ये होता है ऐसे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, वकील अंदर आएंगे। कोई भी करप्ट आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी टेरिटरी में पत्रकार आए या कोई और बाहर का आदमी आए। तो हम बाद में पत्रकार भी लाए, जैसे आपने अपने ही बताया कि आप आए थे, कि ऐसे पत्नी आप जैसे हजारों पत्रकारों को हमने जेल में घुमाया। पर उस टाइम जेल क्लोज वो थी और कोई नहीं चाहता था कि हमारी, क्योंकि एक करप्शन का बोलबाला था, रैकेट चलते थे। तो जब मैंने लीगल एड शुरू की तो बहुत लोग, ज्यादातर लोग मेरी खिलाफत कर रहे थे। वो कह रहे हैं आप प्रिजनर के बारे में तो सोच रहे हो, स्टाफ के बारे में नहीं सोच रहे, जबकि स्टाफ के लिए मैंने बहुत किया। आप तो प्रिजनर्स के वो, मतलब इन्होंने एक तरह का मेरे को एक कास्टिगेट करना शुरू कर दिया कि सुनील गुप्ता तो खाली प्रिजनर के बारे में सोचता है और ये जेल स्टाफ के बारे में कुछ नहीं सोचता। ऐसे इन्होंने करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। खैर मैं कभी भी ऐसी बातों से डरा नहीं, मेरे संस्कार ऐसे थे, मैं ऐसी बातों से डरा नहीं। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मेरे खिलाफ, मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट करना कि मैं स्टाफ के खिलाफ हूं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। और स्टाफ के लिए देखें आप, 1988 में हमें जेल मैनुअल बनाया, उसमें अकेला मैं मेंबर था जिसको जेल के बारे में पता था। एक डॉक्टर बड़ा ठाकुर थे जो कि उसमें चेयरमैन कह लो, या जो एक मैं था, 2 जनों ने मिलके मैनुअल बनाया। उसमें जेल स्टाफ के लिए हमने पूरी टाइमबद्ध प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ साथ जो उनके रैंक का हर 2 साल 3 साल की नौकरी के बाद जो है उनके रैंक में वृद्धि करने का हमने पूरा प्रोविजन बनाया। और साथ के साथ हमने ये भी कहा कि जब तक सीसीए रूल चल रहे हैं, इससे, क्योंकि आप एक सिविलियन रूल लगाएंगे एक यूनिफॉर्म ऑफिसर के उस पे, तो उससे वो जस्टिस नहीं होगी। तो हमने साथ में पूरे डिपार्टमेंटल रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रमोशन रूल, अपॉइंटमेंट रूल्स सारे हमने बना के दिल्ली प्रशासन को दिए। और अगर वो रूल अगर एप्लीकेबल हो गए होते तो हमारा स्टाफ जो एक कांस्टेबल भर्ती होता है वो जाके डिप्टी सुप्रीडेंट के उस पर जाके रिटायर होता है, डीएसपी के उस पर, इवन सुप्रीडेंट तक भी पहुंच सकता था।
पर दिल्ली सरकार जो है, हमेशा दिल्ली सरकार जो है जेल वालों पे विश्वास नहीं करती। वो जो जेल स्टाफ है उन पे विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जेल मैनुअल जो कैदियों के लिए था उसको तो लागू कर दिया, जो स्टाफ के लिए जो वेलफेयर की बातें थी वो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। एज ए रिजल्ट अभी 1988 में जब जेल मैनुअल बना उसमें स्टाफ के लिए कुछ नहीं है, कैदियों के लिए काफी चीजें आ गई और काफी अच्छे रिवोल्यूशनरी उसमें स्टेप लिए। जैसे नंबरदारी होता था, नंबरदार लोग जो है गरीब लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, नंबरदारी सिस्टम को खत्म किया और भी कई सारी उसमें चीजें की जो कि आगे जाके मतलब टाइम टेस्टेड चीजें रही। वो 30 साल तक वो मैनुअल चलता रहा। 2018 में जाके नया मैनुअल आया। मैं लोगों से बताऊं कि जेल का मैनुअल भी सुनील गुप्ता जी ने बनाया। पहले पंजाब का मैनुअल चलता था जेल में, दिल्ली जेल में। तो तिहाड़ जेल में हम लोग जानते हैं कि किरण बेदी मैम ने एक रिफॉर्म की शुरुआत की, परंतु वो जो रिफॉर्म है, असली रिफॉर्म की बीज सुनील गुप्ता जी ने डाली और जो लीगल पूरा प्रोसेस है उसको उन्होंने सेटअप किया। आपकी सर उसमें भी आई है, और वैसे आपका ह्यूमन नेचर मैं शुरू से जानता हूं, आप फांसी के खिलाफ रहे हैं। ये मैंने आपसे कई बार, मैं जब फांसी पे कोई खबर भी करना चाहता था तो आप कहते थे मैनुअल में पढ़ लो, आप असहज हो जाते थे। ये बात है। यहाँ रंगा बिल्ला की फांसी हो, उसके बाद एक और 2 व्यक्तियों की फांसी हुई है जिसमें उसके जो करतार उजागर थे। हाँ, करतार। आप उस करतार उजागर का जो 7 दिन का पीरियड है, आप उसमें चाह रहे हैं कि लीगल एड लागू हो जाए, कहीं ना कहीं इसका रुक जाए, और वो सिर्फ 500 रुपए के लिए, और उनका चूंकि वकील नहीं कुछ नहीं, 500 रुपए के लिए जिसने उनको सुपारी दी वो एंजॉय कर रहा है जेल में, और ये 500 रुपए के लिए वो मारे जाते हैं। तो आप अकेले मुझे दिख रहे हैं जो फांसी के खिलाफ वहां पर हैं। और एक बार मुझे और याद है कि आपने एक खबर मैंने आपसे बात करके की थी कि अगर कोई फांसी लगता है और कोई जो है वो नहीं मरता। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको फांसी लगी वो नहीं मरा, तो उसको बहुत बेदर्दी के साथ स्टाफ खींच कर उसको फांसी लगा रहा है और आप बेचैन हो रहे हैं। तो ये सचमुच की घटना है सर? देखिए क्या है, कोई भी सभ्य पुरुष है ना, उसको फांसी के खिलाफ होना चाहिए। देखिए फांसी जो है ना एक शॉर्टकट मेथड है। क्या है कि आप अपना जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है आप उसको तो सुधार नहीं पा रहे। एक बार आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाता है तो आपको फांसी का, आप देखेंगे आपको फांसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर जाएगा अगर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाता है। देखिए क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ट्रायल है चोरी के केस में, आप पढ़ते रहते हैं अखबार में कि 20 साल में चोरी का केस खत्म हुआ। किडनैपिंग का केस है 12-13 साल तक चलता रहा, उसमें खत्म हुआ। अनड्यू जो है ये लंबे लंबे केस चलते रहते हैं। अनड्यू किसी सभ्य देश में ऐसे नहीं होता। अब यूएसए या यूरोप कंट्री या और जो जितने आप सभ्य कंट्री में जाएंगे वहां फांसी नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका सिस्टम ही जो है इतना तकड़ा है, इतना दुरुस्त है कि फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो वहां पे यूएसए में क्या है, या आप यूरोप में जाएंगे वहां क्या है, वहां पे अगर आपने कोई क्राइम किया, मर्डर कर दिया आपको दे देंगे 50 साल की सजा, 40 साल की सजा। कुछ बार आपने चीटिंग कर दी तो उसमें आपको 20 साल की सजा दे देंगे। उन्होंने अपना पूरा सिस्टम ऐसा दुरुस्त किया हुआ है कि एक पढ़ा लिखा बंदा और अनपढ़ भी हो कोई, वो भी क्राइम करने से डरता है। उनको पता है कि क्राइम किया तो हमें सजा हो जाएगी, और वहां पे एक समयबद्ध तरीके में सजा होती है। अगर आपने मर्डर किया 1.5 साल में आपका केस खत्म हो जाएगा। आपने रेप किया तो साल में खत्म हो जाएगा। अगर आपने छोटा मोटा वो चोरी वगैरह कुछ किया तो उसमें वो उसको 6-8 महीने में खत्म कर देते हैं। इवन मैं कहता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश में जाए वहां भी समय सीमा है कि आपने इतनी देर में ट्रायल खत्म करना है। हमारे हिंदुस्तान में ये वाली चीज क्यों नहीं होती? मुझे संदीप जी आप बताओ, आप सोचो हिंदुस्तान में ये वाली चीज क्यों नहीं हो सकती? आप समय रख दो, इतने समय में केस खत्म करना है। अगर इतने समय में केस खत्म नहीं होता आप एक दंड का प्रोविजन रख दो। इतने समय में केस खत्म नहीं हो तो बंदा तो जेल में आ गया, मर्डर किया वो बंदा तो जेल में आ गया। अगर सपोज 3 साल में केस खत्म नहीं हुआ, अब उसमें दंड का प्रोविजन रख दो,
कि 3 साल में अगर खत्म नहीं हुआ तो जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है उसको कंपेंसेशन मिलेगा, और एक्यूज को भी जो है, जो जेल में बेचारा सड़ रहा है, उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा। रेप का केस है, रेप के केस में विक्टिम को कंपेंसेशन मिलेगा, 2 साल में खत्म नहीं होता। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और उसमें एक्यूज को भी कंपेंसेशन, जहां कंपेंसेशन का प्रोविजन आ जाता है, जहां पे एक पूछताछ का प्रोविजन आ जाता है, तो वहां पे सिस्टम हमारा दौड़ने लग जाता है। आप देखें, आरटीआई एक्ट है, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट उसको लाई थी। कोई भी चीज आप सरकार से इंफॉर्मेशन मांगते तो उसमें ये प्रोविजन था कि अगर आपने 1 महीने में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको अपनी जेब से भी फाइन देना पड़ता है। मैं कहता हूँ आरटीआई एक्ट इतना अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो ये क्या करते थे, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह लगाते थे, वो लगाते थे जो इनके जो इस सिस्टम से जो है बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। तो वो लोग उनको इतनी पैशन होती थी उसमें, जब आरटीआई का जो एक्ट जब आया, क्योंकि उसमें था कि सारे जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, उनको ये होता था, आरटीआई का एक्ट उनको टेरर लगता था कि अगर हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हमारी जेब से जो है 1,000 रुपये फाइन लग सकता है, 2,000 फाइन लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो अगर वही चीज आप ये क्रिमिनल इसमें जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में ले आए कि आप फाइन की बात कर लें या डिपार्टमेंटल एक्शन की बात कर लें कि आपने इतनी देर में खत्म नहीं किया तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार की एक जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 साल तक अगर किसी ने क्राइम किया है, मतलब 7 साल तक की सजा किसी क्राइम में अगर हो सकती है, तो 7 साल तक की सजा वाला किसी ने क्राइम किया तो उसमें उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उस प्रिजनर को अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको बेल दे देंगे। अरेस्ट करके मतलब बेल दे देंगे। ऐसे ही जैसे उनको कोर्ट के आगे लेके जाते हैं तो कोर्ट उसको बेल दे देगी, और अगर बेल नहीं देती तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि बेल क्यों नहीं दी। जो उन्होंने कहा रीजन देना पड़ेगा, ये इतना वो था कि लोगों ने बेल देनी शुरू कर दी। मतलब पहले 7 साल तक वाले, मुझे पता है जेल में, तिहाड़ जेल में ही कि 2,000 प्रिजनर होते थे, और आज की डेट में देखोगे तो 50-60 से ज्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कहा रीजन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर उसके आगे और उसने कहा कि अगर आपका रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही, भाई साहब वो कानून दौड़ता है। अगर आप किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं डेमोक्रेसी चलता रहेगा, तो आपका सिस्टम बद से बदतर होता जाएगा। मैं आपको देखिए क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को बदतर क्यों कहते हैं, ये डिपेंड करता है। जेलें जो होती हैं लेबोरेटरी होती हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको लेबोरेटरी कहते हैं कि आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है वो जेल में आके उसमें आपको पता लगता है कैसा काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। जेलों में अगर अंडर ट्रायल ज्यादा है तो इसका मतलब सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। अगर कन्विक्ट ज्यादा है या कन्विक्ट बराबर है तो लगता है सिस्टम काम कर रहा है। 1981 में जब मैंने जेल सर्विस ज्वाइन की थी, तब 50-55% होते थे अंडर ट्रायल और 50-55% होते थे कन्विक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है तब भी वो नहीं थी, वो कहते 50% अंडर ट्रायल, 50% अंडर ट्रायल। मतलब मैं आपको 80-81 की बात कर रहा हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, उन्होंने कोर्ट को कई डायरेक्शन इशू की। हुसैन आरा खातून की जजमेंट थी और कई सारी जजमेंट आई जिसमें कहा नहीं आप बेल दो इनको, 50% तो ये अंडर ट्रायल जो है बहुत ज्यादा है, 50 से 55%। तो आज देखो सिस्टम इतना बदल गया, इतना जो मैं कहूंगा कि सिस्टम इतना नीचे जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप देखो तो जेलों में, भारत की जेलों में 76% अंडर ट्रायल है और 24% कन्विक्ट है। मतलब 50 पे इतना इनको डांट पड़ती थी, अब 76 पे आ गया है। और 76 पे तब आया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार स्ट्रिक्चर पास किए हैं जजेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, पर उसके बावजूद ये बद से बदतर होता जा रहा है। 76% मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन की जेलों का एवरेज है
76% अंडर ट्रायल है, 24% कन्विक्ट है। और अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 82% जो है अंडर ट्रायल है और 18% कन्विक्ट है। हम लोग के सिस्टम हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब हम भी जब कवर करते थे 72-75% होता था उस समय। और इस पे हम लोग खबर भी करते थे कि भर। और मुझे याद है जब हम लोग कवर करते थे तो नए जेल बनने शुरू हुए थे, काफी सारे नए जेल जो है। बिल्कुल। तो मैं सर असल में वो पूछ रहा था कि क्या ये ऐसा हुआ था सर कि किसी को स्टाफ को भेज के उसको फांसी में, जब वो नहीं मरा तो उसको खींच के उसको फांसी दी? मैंने जो आपको सारा चीज बताई है वो इसलिए बताई है कि सिस्टम अगर आपका ठीक काम करेगा तो फांसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। फांसी जो है शॉर्टकट वो है। आप देखो, किसी ने रेप किया, मल्टीपल रेप किया, हम लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं कि उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। हम लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं कि उसको मार दिया। मतलब अब लोग हम ना ऊब चुके हैं, जो जस्टिस की इतनी डिले होती है तारीख पे तारीख, लोग ऊब चुके हैं, इसलिए वो शॉर्टर जस्टिस के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ही नहीं होना चाहिए। तो जब आपने किसी को फांसी दे दी तो उसमें ब्लैक वारंट में लिखा होता है कि आप इसको हैंग करेंगे टिल डेथ। टिल डेथ का मतलब ये है कि जब तक वो मरता नहीं तब तक वो लटका रहेगा। तो हमारा कानून ये कहता है कि 2 घंटे के बाद जो है, जैसे लटका दिया, 2 घंटे बाद डॉक्टर चेक करेगा कि जान निकली कि नहीं निकली, और डेथ सर्टिफिकेट को डॉक्टर देता है। तो रंगा के केस में ऐसा नहीं हुआ था। बिल्ला तो मर गया था, रंगा के केस में ऐसा नहीं हुआ था। तो उसको अगर लंबा लटका भी रहता हो तब भी उसने मर ही जाना था। पर क्योंकि 2 घंटे का वो था, फिर हमारे कुछ एक लोगों ने उसका टांग खींच के, टांग से लटक गए तो उससे जान निकाली। रंगा बिल्ला को सर, क्योंकि रंगा बिल्ला केस एक ऐसा केस माना जाता है जिसने दिल्ली को पूरा बदल दिया। 2 मासूम बच्चे, उनके साथ ब्रूटल रेप करके मारा। और आज जो हम कहते हैं कि मुंबई सेफ है लेकिन दिल्ली अनसेफ है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस घटना से हुई थी। मैं तो इसलिए अपनी किताब में लिखा हुआ है कि निर्भया 1 वो था, निर्भया 2 ये हुआ है। तो रंगा बिल्ला के मन में कोई अफसोस था सर? वो बार बार कहता है कि मैंने नहीं किया। आपने तो साइकोलॉजिकल और सब देखा, उनसे बात की इतनी लंबी, उसको कोई अफसोस था? अफसोस है, जो रोते रहते थे, इसका मैंने लिखा है उसमें, रोते रहते थे। अफसोस तो था उनको, वो हर एक को होता है। जब भी क्राइम जब लटकने वाला होता है, अफसोस हर एक को होता है। तो ये दोनों अनपढ़ वो थे, इनकी कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, तो अफसोस तो था उनको। पर एक दूसरे के ऊपर वो दोष डालते रहते थे कि इसकी वजह से मैं जेल में हूं, वो कहता था मैं इसकी वजह से जेल में। तो दोनों ने रेप किया था सर? हाँ, दोनों के ऊपर था। हाँ। निर्भया का सर आपने कहा, निर्भया के केस को भी आपने इसमें स्टडी में लिया है, और उसमें जो एक निर्भया का सबसे ब्रूटल रेप हुआ था बहुत, उसमें जो एक उसका जो अभियुक्त था वो तिहाड़ जेल में फांसी लगा के मरने की घटना आई थी। राम कुमार या समथिंग उसका नाम था। अभी तो ये ब्लैक वारंट में भी ऐसा आगे आना है, अभी ये नहीं आई है घटना। क्या उसने सही में फांसी लगाई थी? नहीं, मुझे ये डाउट था, क्योंकि राम सिंह जो था उसका एक हाथ काम नहीं करता था, रॉड पड़ी हुई थी, और दूसरा उसको 3 आदमियों के साथ रखा हुआ था। 4 आदमी एक सेल में हो, और फिर 10 फीट ऊपर जो है, जो उसने ग्रिल थी उसके ऊपर उसने अपनी फांसी लगाई थी। तो मुझे ये लगा था कि ये फांसी नहीं है, ये इसको लटकाया है। क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा, मैं सबसे पहले पहुंचने वाला हूं, मैं था, तो मैंने जब उनके साथ वाले सेल वालों से पूछा कि कैसे फांसी लगा ली, तो तुम्हें पता था कि राम सिंह इसका नाम है, इसके ऊपर तो चौकसी रखनी चाहिए थी तुम्हें। वो कहते जी हम तो सो रहे थे जी, हमें तो, मतलब उनका एक जवाब भी बड़ा इवेजिव सा रिप्लाई था। तो उसके बाद जो है फिर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें विसरा में अल्कोहल आया था। विसरा में अल्कोहल आया था, तो तब मैं समझ गया कि इसको शराब वगैरह पिला के, ताकि शोर ज्यादा न मचे, शराब वगैरह पिला के इसको फिर मारा गया। तो साथी कैदियों नहीं? हाँ, मतलब गुस्से के कारण, क्योंकि निर्भया का। हाँ, गुस्से के कारण। तो उसपे कोई इंक्वायरी भी बैठी? इंक्वायरी हमेशा, जब भी कोई डेथ होती है इंक्वायरी होती है, पर लोगों का गुस्सा इतना खिलाफ था इनके, इतना ज्यादा उस टाइम पे, इतना ज्यादा गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। इतना गुस्सा था कि इनको अगर लिंच भी कर दिया जाता तो भी अफसोस नहीं, तो भी किसी को अफसोस ना होता, लोग सेलिब्रेट करते।
और राम कुमार से आपकी सर बात हुई होगी कई बार बात, वो क्या कहता था? उन्होंने रेप किया था? राम सिंह, हाँ राम सिंह ने कहा कि वो कहते हैं शराब पी हुई थी उसने, तो रास्ते में कहते हैं इन्होंने जब हाथ दिया रोकने के लिए तो रोक लिया, इनको बिठा लिया। वो ड्राइवर था राम सिंह? हाँ राम सिंह ड्राइवर था, तो वो गाड़ी चला रहा था। फिर उसने जैसा उसने बताया, मैंने किताब में भी लिखी हुई बात, हालांकि बहुत गलत उसने किया है। वो कहते हैं कि ये कुछ ऑब्जेक्शनेबल उसमें दोनों बैठे हुए थे, तो कहते उससे बस में हमने शराब पी थी सभी ने, तो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसने अपने भाई को कहा कि तू गाड़ी चला, राम सिंह ने, मुकेश ने गाड़ी चलाई और इन्होंने फिर कृत्य जो है इन्होंने किया। उसमें सर जो निर्भया में एक लड़का था जो अंडर एज था, वो तो शायद आपके जेल में नहीं गया होगा, वो तो वहीं से निकल गया, उसके बारे में उसने कुछ बताया? देखिए उनमें क्या है कि जो अगर इसको जुवेनाइल कहते हैं, अगर कोई जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, कोई क्राइम किया तो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, तो उसमें उनका ये जो आम कोर्ट होती है उसमें इनका वो नहीं होता, इनकी स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट होती है जहाँ पे इनका होता है, और उसमें कोई ज्यादा सजा भी नहीं होती। तो लोग कह रहे थे, जैसा अखबारों में पढ़ा है, कि उसका बहुत ज्यादा रोल था वो सारा करने में, पर उसको इतनी सजा नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने लॉ भी चेंज किया है कि जुवेनाइल कोर्ट से जो है आम कोर्ट में उनका ऐसे लोगों का ट्रायल हो सकता है। तो राम सिंह ने सर बताया उस लड़के के बारे में कुछ कहा था कि नहीं वो नहीं बताया, उसने वो नहीं बताया ना, उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब सर दिल्ली का जो दंगा 84 में हुआ और बहुत ब्रूटल दंगा हुआ, अब मुझे याद है मैं आमोद कंठ साहब के साथ बैठा हुआ था और समय तक आमोद कंठ जी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी होते थे, तो मुझे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उनकी भी बुक आई है 3 खंडों में, ब्लूम्सबेरी से था। तो उन्होंने कहा कि उस समय भिंडरावाला तिहाड़ जेल आता था और ओपन जीप से आता था, हथियार लहराते हुए आता था, पर जब हम 84 देखते हैं ब्लैक वारंट में सीरीज में, तो भिंडरावाला दिखता नहीं है। वो देखिए नहीं, आमोद कंठ ने ठीक बताया, मैं भी बड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि इनकी जो अकाली एजिटेशन आती थी उन दिनों में काफी एजिटेशन पंजाब के लोग कर रहे थे, खासकर अकालीस। तो इनके गुरजंत सिंह तोड़ा, प्रकाश सिंह बादल, बड़े बड़े उस टाइम के दिग्गज नेता होते थे, लोंगावाल, ये सारे जेल के अंदर बंद थे। तो भिंडरावाले उनको मिलने आया था, तो मैं खुद देख के हैरान हुआ था कि वो पूरे जिस ट्रक में आया था, 1 या 2 ट्रक थे, उसमें भरे हुए थे और सबके पास हथियार थे। तो हथियारों के साथ वो आए थे और उनको जो है मिलने दिया गया था। ये होना नहीं चाहिए था, पर उस टाइम पे जो भी था, क्योंकि हमें तो इतनी ज्यादा नॉलेज उसकी नहीं थी, पर वो हथियारों के साथ आए थे और उनको मिलने दिया गया था। पुलिस ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और जेल प्रशासन ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और मिलके सीधे चले गए। नहीं तो पुलिस की भी ड्यूटी होती है कि अगर कोई ऐसे हथियारों से आ रहे हैं तो पहले आगाह करें जेल वालों, क्योंकि उस टाइम पे जेल की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी आजकल होती है। आजकल तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, तो उनको चाहिए था आगाह करना कि ऐसे आ रहे हैं, इनको रोक, बल्कि पुलिस वालों को रोक देना चाहिए था कि एक ओपन में हथियार लेके वो जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, मतलब पंजाब से आ रहे थे वो, पुलिस वाले ने मुझे उसमें जो जानकारी मिली सर कि वो ऊपर से ही आदेश था गवर्नमेंट की तरफ से। ऊपर से बहुत आदेश होते हैं। हाँ। अब इसमें इतनी तो आप पे हिम्मत होनी चाहिए, चाहे आप पुलिस के हैं चाहे जेल के हैं, इतनी तो आप में हिम्मत होनी चाहिए क्या हथियार सीज करना। आप नहीं जा सकता, नहीं जो हथियार नहीं जा सकता। तो कभी भी मैंने 35 साल सरकारी नौकरी की है, अगर आपने रूल्स अपने सीनियर को बता दिए तो कभी भी आपका सीनियर ये नहीं कहेगा कि आप रूल तोड़ के आप ये करो, पर अगर बताओगे नहीं आप यस सर वाली नौकरी करोगे तो उसमें ये नहीं होता। कोई भी आपका पॉलिटिकल लीडर भी ये नहीं कहेगा, अगर आप उसको कहोगे कि अगर ये हुआ तो ये चीज हो सकती है, कभी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं कहेगी नहीं आप इनको अलाउ करो, कभी नहीं कहेंगे। जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे सर, वो भी तिहाड़ जेल में थे, तो और उनको भी फांसी हुई थी। आपने बहुत सारी फांसी देखी है, तो उनको कोई अफसोस था सर कभी कि हमने एक प्राइम मिनिस्टर को मार दिया है, और फांसी से पहले उनकी मनस्थिति क्या थी? वो देखिए क्या होता है
क्योंकि आपने साइकोलॉजी पे भी बहुत काम ये किया सब कैदियों ये के। सब चीजें जो है ना कम्युनिटी के उस पे होती है। पहली बात तो है उन्होंने मारा क्यों? एक जो रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आप पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक रक्षक आओगे, अच्छा फिर आप कहते हो जी आपने धर्म के लिए मारा है। और जब आपको धर्म से सपोर्ट मिलती है, आपको शहीद का दर्जा मिलता है, फिर काफी पैसा वगैरह आपको मिलता है, तो फिर आपको ये तो एक तरह का क्राइम करने के लिए आप बढ़ावा दे रहे हो, प्रोत्साहन है। आप प्रोत्साहन दे रहे हो। ऐसे तो कोई भी कभी भी क्राइम कर देगा अगर आपकी कम्युनिटी वाले जो है, मतलब पूरी कम्युनिटी नहीं पर उनकी जो लीडरशिप है, हाँ। लीडरशिप अगर वो उनको शहीद का दर्जा दे रही है, उनकी फोटो वगैरह लगा के रखी हुई है, पेंशन दे रही है, उनके माँ बाप को ये कर रही है, तो ये तो एक जो आपके जो देश का कानून है उसके बिल्कुल खिलाफ जा रही है और आप कुछ करते नहीं हो, तो ये तो गवर्नमेंट की वीकनेस है। तो उनको कोई अफसोस आपको लगा सर बातचीत? नहीं, कभी नहीं ना ऐसा। फांसी से पहले वो डरे हुए भी नहीं थे? फांसी से हर कोई डरता है। फांसी किसी की होगी, हर कोई डरता है, किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। मुझे याद है तब मैं रिपोर्टर ही था, ये अफजल को जब फांसी हुई थी सर, और वो विवाद में था कि उसके शव को जेल के अंदर ही गाड़ दिया जाए। मुझे याद है उसके बाहर जेएनयू के काफी बच्चे डफली उफली बजाते रहते थे, हम लोग रिपोर्ट करने जाते थे अफजल कातिल जिंदा और क्या क्या। तो जेल के अंदर शव को दफनाने की ये पहली प्रक्रिया थी या इससे पहले भी हुआ? पहले मकबूल बट उनका भी शव अंदर दफनाया गया था। ये क्या होता है कि पुलिस आपको बताती है, पुलिस ने अगर कहा है कि इनका शव इनके घर वालों को नहीं देना, अगर इनके घर वालों को नहीं देना इसका मतलब ये पुलिस उसको, जेल प्रशासन उसको वहीं पे जलाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कानून में चेंज करना पड़ता है कि किसी भी जगह पे आप जाके कब्र वो नहीं बना सकते, पहले आपको एमसीडी से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जैसे इनकी बॉडी को यहीं पे जलाया था तो एमसीडी से जाके हमने लाइसेंस लिया था। मतलब उनको दफनाया होगा सर? नहीं, इनको जैसे इंदिरा गांधी इनको जो जलाया था वहां पे, तो हमने पहले वहां पे उसको क्रिमेशन ग्राउंड जो डिक्लेयर करवाया था, उसके बाद फिर इनको जलाया। अच्छा। और ऐसे नहीं करते मकबूल और अफजल ये सारा पुलिस के, हाँ, ये उनको भी वही अंदर दफनाया था। ये सारा पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर होता है। अगर पुलिस कहती है कि अगर आप इनकी बॉडी इनके घर वालों को दे दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो बॉडी नहीं दे सकते। अगर पुलिस कहती है दे दो, सारा मतलब इसमें हमारा रोल नहीं होता, पुलिस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो वो जिस पोर्शन में दफनाया गया होगा सर, वो पोर्शन तो अब जेल के काम आता नहीं होगा उसको? कहीं ऐसे जगह नहीं, ऐसी ओपन जगह काफी थी उसमें। तो एक जगह एक कोने पे उनको दफना दिया था, तो वो जगह तो वैसे भी काम नहीं आती किसी। उसका कुछ प्रेशर भी आप लोगों पर आ रहा था सर उनके? क्योंकि बाहर बहुत मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, मतलब जेएनयू के लड़के बड़े शोर मचाते थे। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। इसमें क्या होता है कि जब पुलिस ने आपको रिपोर्ट दे दी कि इनकी बॉडी इनके घर वालों को नहीं देनी, तो वो फिर आपका अपना वो डिसीजन होता है। इसमें कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि नहीं इनकी बॉडी दो उनको। आप कोर्ट में लगा सकते हो, पर कोर्ट भी ऐसे उसमें इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करती। मुझे से याद है जब रोहिणी जेल बना था जो है, तो वहां पर एक स्टोरी मैंने आपसे कंफर्म करके की थी कि गेंद में ड्रग्स जो है डाल के अंदर भेजा जाता था। यही तिहाड़ में भी मैंने देखा। तो ये पैटर्न जो ड्रग्स का है, यही पैटर्न रहा या कुछ और तरीके से भी तिहाड़ जेल के अंदर क्राइम का क्या नेक्सस चलता है तिहाड़ जेल? देखो, क्रिमिनल का नेक्सस होता है, जिन्होंने ड्रग्स वगैरह लेनी है या बेचनी है, वो कोशिश करते हैं कि ड्रग्स अंदर आए। आप वहां पे किस लिए हो, स्टाफ किस लिए, उस चीज को रोकने के लिए। तो अगर स्टाफ मिल जाएगा फिर तो बात बहुत ही खराब हो जाती है। अगर नहीं मिला, नेग्लिजेंस है, तभी तो अंदर आ रही है। क्या है कि इसमें पूरा कसूर जो है ना हमारी प्लानिंग का है। रूल्स ये कहते हैं कि जेल्स जो है इनको शहर से दूर रखा जाएगा, म्युनिसिपल लिमिट से बाहर रखा जाएगा। इसलिए जब तिहाड़ जेल 1958 में चालू हुई, या अंग्रेजों ने इसकी प्लानिंग तो 45-46 से शुरू हो गई थी। 10-12 साल लग जाते हैं जेल बनाने में उस टाइम पे जो लगे थे। तो उस टाइम पे जो ये जनकपुर इलाका जिसमें अब है, ये म्युनिसिपल लिमिट से बाहर आता था। अच्छा। इसलिए जेल यहाँ बनाई थी। पर धीरे धीरे करके इतना ओवर क्राउडेड होगी जगह। अब आप देखो दिल्ली जिस तरीके से फैल रही है, अब जनकपुरी का अगर आप देखेंगे
जनकपुरी या तिहाड़ जेल जहाँ पे देखेंगे, एक तरह का दिल्ली के बीच में आ गए। दिल्ली सब तरफ से वर्टिकल फैल रही है, अब ये एक तरह के दिल्ली के बीच में आ गए, हार्ट में। सही बात। तो जब दिल्ली के बीच में आ गए, जब आपके आसपास इतनी पॉपुलेशन है, कॉलोनीज बनी हुई है, तो उसमें नेचुरली फेंकने की बात होगी। तो उसमें ये फेंकना जो है बड़ा एक आसान तरीका होता है कि ड्रग्स करो, बाल बनाओ और बाल को अंदर फेंक दो। अगर वहां पे सही जगह पे गिर गई, जो आपने सिपाही से बात की हुई है, तो वो फिर आपकी वहां पे पहुंच जाएगी। या फिर क्या है कि मोबाइल्स वगैरह है, बॉडी कैविटीज में छुपा के ले जाते हैं, है ना। या ड्रग्स वगैरह है, इनको निगल के अंदर ले लेते हैं। फिर जब कोर्ट में गए तो निगल अंदर ले ली ड्रग्स, उसमें पॉलीथीन में लपेट के। उसके बाद जब अंदर गए तो जाके अपनी वोमिटिंग की और वो बाहर निकल आती है, तो उसको फिर यूज करते हैं। तो बड़ा रैकेट है सर जेल के अंदर ड्रग्स का? रैकेट नहीं, देखें क्या होता है कि प्रिजनर्स की कोशिश होती है, कि वो सिस्टम को चीट करे। तो रैकेट भी होता है, कई बार बड़े बड़े गैंगस्टर इसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार स्टाफ वाले भी साथ मिले हुए होते हैं। तो रैकेट भी होता है, नेग्लिजेंस भी होती है, और कई चीजें होती हैं, डर भी होता है। तो ये काम करती है, मतलब कोएग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप देखें, एक सोसाइटी है, उसमें लॉ ब्रेकर भी होंगे और लॉ सेवियर भी होंगे, तो दोनों साथ में। एक आपने सर तिहाड़ जेल के रिफॉर्म में एक मुझे याद है बिस्किट नमकीन का टीजेएस ब्रांड आता था तिहाड़ जेल। तो उस टीजेएस ब्रांड को कहते हैं, उसको भी एक अपराधी ने, मनु शर्मा, जिसको जेसिका लाल हत्याकांड में उसकी स्किल का उपयोग किया गया। मतलब जो तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं वो स्किल अपना ऑफर करते हैं। तो क्या ये बात सच है सर कि उसके मनु शर्मा का इस्तेमाल किया गया टीजीएस को एक अच्छे ब्रांड बनाने के लिए? जेल में जो भी रिफॉर्म्स होते हैं ना, उसमें पहले प्रिजनर से पूछा जाता है। हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है, पहले हम प्रिजनर से पूछते हैं कैसा हुआ ना। सब प्रिजनर बैठ के उसमें बताते हैं कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। ऐसे जब मनु शर्मा थे, इनको जब कैद हुई तो इनको भी, हर एक कैदी को जो है लेबर देनी होती है, काम करवाया जाता है। तो इनको भी काम जब दिया गया तो इनको जेल फैक्ट्री में काम दिया गया। तो फिर इन्होंने जैसे अपनी एडवाइस दी कि टीजे ब्रांड से जो है नमकीन और बिस्किट वगैरह जो है बनाने के लिए, तो बनाने शुरू। बेकरी, जब मुझे याद है 1993 में बेकरी शुरू हुई थी। ये भी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो है ब्रेड वगैरह बाहर से आती थी हमारी। जब चीजें जितनी बाहर से आएंगी तो उसमें आप देखो कि पूरा स्कोप होता है कि गलत चीजें भी साथ आ जाए, मोबाइल आ जाएंगे साथ, कुछ भी आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएंगे, कुछ भी साथ, प्रिजनर के भागने का भी होता है। तो उस समय पे जो डिसीजन डीजी ने लिया, कौन थे तब? किरण बेदी। अच्छा, इन्होंने कहा कि ब्रेड हम अपनी खुद बनाएंगे। उस टाइम पे जितने ये जो फॉरेनर्स वगैरह तो ब्रेड ही खाते थे, ये रोटी नहीं खाते। तो ब्रेड वगैरह अपनी बनानी शुरू की। सबसे बड़ी नीड तो हमने अपनी पूरी की। उसके बाद फिर बाहर सोसाइटी की जो है नीड पूरी। सोसाइटी से लोग, मैंने आपको जैसे बताया, लोगों को क्रेज होता है कि जेल की रोटी और इसमें जो होता है, हम लोग स्टोरी करते थे। तो वो फिर जेल की ब्रेड वगैरह जो है बाहर भी बेचनी शुरू की। मनु शर्मा ने उसको और आगे जाके उसने कहा कि आप इनके जो है वो, जैसे नमकीन भी बनने शुरू हो गए थे पहले ही, तो इसने उस चीज को आगे एक्सपेंशन ने बड़ा साथ दिया। इसने कहा कि आप इनके जगह जगह जितने माल हैं, जितने माल्स बार हैं, तो उसमें आप अपने स्टॉल लगाओ टीजे के, आपको बड़े रियायत उस पे टर्म्स पे जो आपको वहाँ जगह मिल जाएगी। ऐसे उन्होंने तिहाड़ जेल करीब 200 एकड़ में फैली हुई है। तो इस पे उन्होंने कहा कि जो एरिया जो आपके सड़क के ऊपर, जेल रोड के ऊपर आ जाते हैं या मेन रोड के पास है, वहां पे आप अपने ये खोलो, शोरूम खोलो। हमने शोरूम खोले। फिर आपस में बैठ के हमारा ये हुआ कि कोर्टों में भी खोलने चाहिए, फिर कोर्टों में खोले। ऐसे करके एक्सपर्टीज तो हर एक केस में जो इवोल्यूशन होता है रिफॉर्म्स का, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि स्टाफ का पूरा रोल है, उसमें दोनों का मिला जुला। और वो ब्रांड अभी भी चल रहा है, बड़ा फैल रहा है। और सबसे अच्छे डीजी का जो अगर हम देखें सर, आपके कई गुरु भी रहे, आपको सिखाया भी, ये जो कार्यकाल है, क्योंकि
किरण बेदी एक बहुत जानी जाती हैं रिफॉर्म के लिए, तो किरण बेदी के अलावा किन डीजी की भूमिका आप ज्यादा देखते हैं? ये किरण बेदी के बाद जो है RS गुप्ता जी है, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनती ऑफिसर हैं। उसका अजय अग्रवाल जी है, अजय अग्रवाल जी ने वो 5 साल रहे तो बहुत ही अच्छा, बहुत वो रिफॉर्म्स को उन्होंने इतना विशाल रूप दे दिया। उसके बाद BK गुप्ता जी है, BK गुप्ता जी ने किया, RP सिंह जी है, उन्होंने किया। तो ऐसे करके हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन जो है इसमें रहा। नीरज कुमार जी है, नीरज कुमार जी ने सिक्योरिटी वगैरह में बड़ा अच्छा वो अपना किया। उनके टाइम पे सेमी ओपन जेल जो है बनी थी। तो जिन्होंने एक विशेष वो किया, तो मैंने नाम ले लिया उनका। अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल, अब जेल से बाहर थोड़ा निकलता हूँ। एक तो आपका, क्योंकि मुझे याद है मैं आपके साथ आपके घर भी जा चुका हूँ। आपके पिताजी आर्य समाज से जुड़े थे, वो मंदिर आपने दिखाया जो आपके पिताजी ने बनाया, आपने मुझे सत्यार्थ प्रकाश भी दी थी। तो आप एक ऐसे परंपरावादी परिवार से आते हैं जहाँ धर्म आदि की बड़ी, वहां से एक बच्चा निकलता है जेल में, जो कहा गया कि वो डबल उम्र कैद है उसकी, उन मतलब जिसको समाज पापी की नजर से देखता है, उनके बीच रहता है। तो आपके जीवन में विवाह आदि में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आपके भाई के विवाह में आई थी आपके कारण, तो ये प्रॉब्लम्स आई थी? हाँ, देखिए, जब आप संस्कारवादी होते हो तो जब आप आते हो तो क्योंकि देखें उस टाइम पे जो है लोग बैंक के जॉब को बड़ा अच्छा समझते थे, टीचर की जॉब को बड़ा अच्छा समझते थे, मिनिस्ट्रीज की जॉब को बड़ा अच्छा समझते थे, है ना, इस तरीके का होता था। पर जेल की जॉब, रेलवे की जॉब को बहुत अच्छा लगा, पर जेल की जॉब को अच्छा नहीं समझते थे। उनको ये होता था कि एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। मतलब आपको किसी कैदी ने अगर धमकी दे दी तो आप अपनी जान बचाते फिर रहे हो, या आपके परिवार को किसी कैदी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होगे। तो कोई भी वो जनरली जो जेल वालों को मैं आपको बताऊं ये है, अगर आप शहरी उसके हैं, शहर में रहते हैं, तो जेल वालों की डिमांड काफी कम होती है। हाँ। तो वो मैंने भी फेस किया, वो सभी फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया वो। अगर आप विलेज वगैरह में रहते हैं तो तब ऐसी बात नहीं होती, पर शहरों में ये चीज होती है। तो इसमें जो एक कहानी आया है सर कि वो सच है या इसको जोड़ा गया कि आपकी एक लव स्टोरी बनते बनते बिगड़ गई? एक लड़की जिससे फोन पे बात, वो फोन बार बार करती है, उस समय नया नया फोन आया था, तो वो हम लोगों को भी आदत था जब नया फोन आया था तो किसी को घुमा लें, किसी से बात कर लें, ये देखा हुआ है। और फिर वो आपका साथ भी देती है, लेकिन वो फिर वो कहती है कि तुम्हारे जो घर वाली, तुम्हारी माँ ठीक कहती है कि तुम इन जंगलियों के बीच रहते हो और इसलिए मुझे वक्त चाहिए, और शायद ना भी वक्त चाहिए, और फिर वो आपके जिंदगी से चली जाती है। मैंने आपको बता ही दिया कि जेल वालों की डिमांड जो है, तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो प्रेम आपका अधूरा रह गया सर? हाँ, वो चलता रहता है। तो उस टाइम जवान होते थे, एक संस्कारी जवान होते थे। हाँ। तो उस टाइम पे जब ये हुई तो घूम लेते थे कभी, जब खाली टाइम, वैसे टाइम ही नहीं मिलता था जेल की नौकरी में। तो उस टाइम पे मैं आपको मजेदार बात बताऊं, क्या होता था कि जब फोन आते थे किसी के, रॉन्ग कॉल काफी आ जाती थी। उन दिनों में रॉन्ग कॉल बहुत आती थी, तो बहुतों की रॉन्ग कॉल आती थी। तो अगर मैंने उठा लिया, क्योंकि उस टाइम सिपाही नहीं उठाते थे, अफसर ही उठाता था कुछ, तो मैंने उठा लिया। तो पूछते थे कहाँ से बोल रहे हो, मैंने बताया कि जेल से बोल रहे हैं। अगला अगर खासकर अगर फेयर सेक्स है तो उनको ये लगता था कि शायद हम उनको छेड़ने के लिए ये कह रहे हैं कि हम जेल से बोल रहे हैं। तो फिर बड़े नास्टी कमेंट्स देते थे। वो कहते थे अब जेल में रहो, भगवान करे आपको जो है सारी उम्र आपकी जेल में बीते। इस टाइप की बातें होती थी, और वो सच्ची है, वो सच्ची घटना है। फिर आपके अभी जो भाभी जी बच्चे हैं, तो ये सब अरेंज मैरिज से जो है फैमिली ने स्वीकार किया, क्योंकि भाई की विवाह आपके कारण टूट गया। माता जी यही मानती थी। हाँ, तो उसमें तो भाई की भी शादी हो गई थी। और मतलब आपके कारण कि जब लड़की देखने गए तो माता जी ने कहा कि ये मत बताना कि जेल में काम करते हैं, कहना रेलवे की तैयारी करते हैं, और आपने कह दिया मैं जेल में काम करता हूँ, इसकी वजह से विवाह टूटा। क्योंकि हमारे ना जो हमारा आर्य समाजी परिप्रेक्ष्य था जिसमें होता है, उसमें झूठ बोलना जो है उतना बड़ा पाप माना जाता है जितना चोरी करना होता है। तो झूठ हमारे घर वैसे को बोलता नहीं था, पर माता जी ने जब देखा कि भाई की शादी नहीं हो रही, तो माँ का दिल अपना वो होता है कि उन्होंने कहा कि कह दो। पर मेरे को जो संस्कार में मैंने कहा मैंने झूठ नहीं बोलना।
तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं जेल में काम करता हूँ और ऐसे जेल एक गंदगी है जिसके हम ढक्कन है। तो उस घर में तो नहीं, फिर दूसरा रिश्ता आ गया तो उनकी शादी हो गई थी। हाँ, बाकी जेल की जॉब को जो है अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, तो जैसे आपका वैवाहिक जीवन में भाभी जी, बच्चों को आपने समय दिया सर, या उनको भी आपके इस डबल उम्र कैद के कारण उनको भी सफर करना पड़ा? नहीं, देखो सफर तो करना पड़ता है। अगर आप पुलिस में काम करते हो तो पार्टनर को सफर करना पड़ता है, बच्चों को सफर करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा था कि जेल में अगर आप है सवेरे 6 से लेकर रात के 10 बजे तक अगर आप जेल में बैठे हो तो उसमें फैमिली को सफर तो करना पड़ता है। और संडे की भी छुट्टी नहीं होती थी। बल्कि हम जब, जैसे मुझे याद है कि हम जब देखने जाते थे लड़की, मैं पहले ही बता देता था कि हमारी कोई संडे की छुट्टी नहीं होती कोई दिवाली दशहरे की छुट्टी नहीं होती, ये मैं पहले ही बता देता था। तो उसी की वजह थी कि मतलब एक्सेप्टेंस थोड़ी कम थी, पर सफर तो करना पड़ता है। जो भी पुलिस की नौकरी करता हो या ऐसी जेल की नौकरी हो, फैमिली को तो सफर करना पड़ता है। तो आप छुट्टी में फैमिली को लेकर जाते थे सर उस समय? हाँ, छुट्टी लेके वो तो आप मेरा आप देखोगे एलटीसी वगैरह पूरा मैं एलटीसी लेता था। अच्छा, पूरा लेते? एक भी एलटीसी मैंने नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि एक बार तिहाड़ जेल जब मैं कवर कर रहा था उस समय भी कैदी भागे थे कोर्ट से। शायद 2004-05 का साल था वो। और हम लोग रात भर, क्योंकि हम लोगों को भी खबर करनी थी और आपको फोन पे, तो सही बात आपने कहा कि न रात है न दिन है। वो रिपोर्टर के साथ भी था और वो आपके साथ भी था। तो ये जो है जैसे रिपोर्टर्स का है। हाँ, हमारा भी वही था। बारिश में हम, आपको ध्यान होगा था जब तक कैदी भागे थे तो बारिश हो रही थी उस दिन, और हम लोग बारिश में पूरे दिन भीगते खड़े हुए थे। अब देखिए रिपोर्टर्स में जैसे होते हैं, ये प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं। अब रिपोर्टर्स में भी अगर आपका जो जीवन साथी अगर रिपोर्टर है तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। ऐसे ही पुलिस में अगर आपका जीवन साथी पुलिस की है तो आपकी बातों को समझेगी और गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। ऐसी जेल में, पर हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा वो डेवलपमेंट नहीं हुई थी फीमेल उसमें। तो अगर आपका सेम प्रोफेशन का तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। भाभी जी गृहिणी है? नहीं, वो टीचर है। हाँ। तो हमारी टीचर होने की वजह से वो अभी भी कहती है कि बच्चों को जो बड़ा किया मैंने किया। ये बात सही है उसी ने बड़ा किया। और आपके बच्चे से? और मुझे तो बचपन का याद भी नहीं है, बच्चों का बचपन मैंने देखा हो उनके क्या बच्चे। मेरी जो बेटी है उसने एमटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो सीनियर पोजीशन में है जॉनसन एंड जॉनसन में। और जो बेटा है मेरा, उसने आईटी में ग्रेजुएशन की थी। वो करके अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जो अमेरिकन कंपनी है, उसमें एग्जीक्यूटिव है। तो दोनों बच्चों ने और भाभी जी ने एक ऑथर के रूप में आपको कैसे स्वीकार किया? उन्होंने ये पढ़ा सर, ये पुस्तक उन्होंने पढ़ी? हाँ, जब मैं पहले किताब लिख रहा था तो काफी वो उनको वो थी खिलाफत थी कि किताब नहीं लिखनी चाहिए, है वो है, तो आप ये लिख रहे हो, अफजल के बारे में लिख रहे हो। तो मैंने फिर उनको समझा दिया, तो समझाने के बाद ठीक हो गया। सब ठीक रहा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जाते जाते, कि एक घटना आती है सर, और मैं उस पर नहीं पूछना चाहता था लेकिन मेरा मन हो रहा पूछ लूं। जो उसमें दिखाया है कि डीजी साहब हैं, उनकी पत्नी का रिश्ता जेल के एक कर्मचारी से हो जाता है जो आपके मित्र हैं, और वो मित्र आपको पीटता भी है, मतलब उसमें दिखाता है। तो ये था सही में हुआ सर? नहीं, पीटने की बात तो ज्यादा होगी थोड़ी सी। एक्चुअली क्या था कि डीजी नहीं था वो, ये सुप्रीम जेल था। सुप्रीम जेल। तो उनकी पत्नी का और आपस में उनका डिस्प्यूट था। शुरू से डिस्प्यूट चल रहा था, जेल में आके डिस्प्यूट नहीं, पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसका फायदा फिर आपको पता है लोग उठाते ही। तो हमारे एक साथी था, उसने उसका फायदा उठाया। तो उसका फायदा उठाया तो फिर जो सुप्रीम जेल था उसको ये तो पता था, और आप फंसते फंसते बचे। तो फिर वो आखिर को पता लग ही गया था उसका। वो सही बताया वो। और आपके जो बाकी 2 साथी हैं, क्योंकि 3 साथी आप शुरू में आपने ज्वाइन किया, वो अभी रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? सर कोई लॉ की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है? जो आया है फिल्म में वही नाम है उनका? नहीं, नाम वो बताना अलग है। हाँ, नाम बताना। आपका नाम सिर्फ है सर? मेरा नाम, बाकी सबके फिक्टिशियस नाम। तो ठीक है सर, अगला जो देखते हैं, उन्होंने कहा है डायरेक्टर ने कि इसकी आगे की भी कड़ी आएगी। अभी तो हम 83-84 तक पहुंचे हैं, तो अभी बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। और मुझे लगता है कि
जेल पे इतनी किताबें लिखी गई है, लेकिन एक जेलर के नजरिए से शायद पहली पुस्तक है ये, और उस पर इतना बड़ा सीरीज बनाया गया है, ये भी मुझे नहीं दिखता। इस सीरीज में एक बात अच्छा दिखाया सर, जो वेस्ट में या फिर यहाँ के जेलों में दिखाते हैं ज्यादातर टॉयलेट, गंदगी, इस तरह से, यहाँ ह्यूमन एंगल की कहानी दिखाई गई है एक जेलर के नजरिए से। तो इसके लिए आपको सर बेस्ट ऑफ लक कि आपने रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपनी पारी को जारी रखा है, और काफी अच्छा आपने ये, मैं लोगों से कहूंगा कि ये है ब्लैक वॉरेंट, मैं कहूंगा कि आप सर सिग्नेचर तो जरूर कर दें मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। और आपके साथ हमारा 2003 यानी कि करीब 22 साल हो गए सर। हाँ, मैंने भी लिखा 2 डिकेड से ज्यादा हमारा वो पुराना रिश्ता। और लेकिन 12 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो उसके बाद मैं मिल रहा हूँ, लेकिन आप सर उतने ही यंग लग रहे हैं अभी भी। आप अगर अच्छे काम करोगे तो आप वैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, और ये इंटरव्यू मैं आपको जरूर भेजूंगा सर। और ये एक अच्छी शुरुआत आपने की, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हो, जेल में भी सुधार कर रहा है और समाज को भी जेल के बारे में बता रहा है, ये दोनों ही भूमिका में आपने बहुत अच्छा न्याय किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें सर? ऐसे तो मैंने अपने इंटरव्यू में सब कुछ बता ही दिया कि अगर आप कोई भी काम करते हो ऊपर वाले को याद करके करोगे तो आप देखना काम करने में मजा आ जाएगा। आप ये सोचो, आप ये मत सोचो कि आप किसी का प्राइवेट काम कर रहे हो, सरकारी काम कर रहे हो, जो नौकरी आप कर रहे हो। आप ये सोचो कि परमात्मा ने आपको उस काम के लिए चुना है, तो आप परमात्मा का एक डिक्टेट समझ के, परमात्मा का हुक्म समझ के अगर आप उस काम को करोगे, आपको काम करने में मजा भी बहुत आएगा और आप देखोगे कि आपके उस काम में बरकत ही बरकत होगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।